हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कंप्लीट करते हैं। तो वैसे तो कंप्लीट हम लोग कर ही लिए हैं, अब रिवीजन कर रहे हैं और एग्ज़ाम भी सर पे है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो आज भी हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं। परसेंटेज का थोड़ा सा लेवल ऊँचा हो गया है। तो परसेंटेज पहले तो इजी या मॉडरेट कर रहे थे, अब थोड़ा हार्ड पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, टू पर्सन कौन कौन है, राज एंड रामू स्टार्टेड वर्किंग फॉर ए कंपनी इन सिमिलर जॉब्स ऑन January 1, 1991. Raj initial monthly salary was ₹400, which increased by ₹40 after every year. रामुज इनिशियल राज का था, अब रामुज initial monthly salary was ₹500, which increased by ₹20 after every 6 months. If these arrangements continue till December 31 to 2000, find the total salary they received during that year. ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कब से काम शुरू किया, 1 जनवरी 1991 से कब तक, 31 जनवरी 2000, मतलब 10 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले राज का निकालेंगे सॉल्यूशन। तो पहला आएगा फोर राज, और क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो 40 रुपये हर साल बढ़ रहे हैं। तो ये आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, A=N/2 2A प्लस N-1 × D। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो भी होता है। A क्या है, पहला नंबर, और D कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे N क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 साल के लिए हो रहा है तो 10 हो जाएगा। A पहला जो 400 है वो, N तो 10 है, और D कॉमन डिफरेंस रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है, 40 का। ठीक है, तो हर साल 40-40 का अंतर रहेगा। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। फोर राज कितना ये करेगा 10 साल के लिए, तो S=N/2 2A प्लस N-1 × D। ठीक है, तो N क्या है, 10/2, 2A क्या हो गया, 2 × 400 प्लस N 10-1 D 40। ठीक है, तो ये 10/2 ही रखते हैं इसको। ये 800 प्लस ये 10-1 क्या हो जाएगा, 9 9 × 40 360। तो ये क्या हो गया, 10/2 1160। तो ये हो जाएगा हमारा 10/2 × 580। ठीक है, और ये हो गया हमारा, नहीं माफ है 2D होगा तो 5800। तो ये तो निकल गया कि हर साल अगर बढ़ेगा तो कितना होगा, पर इंक्रीज मंथली हो रहा है तो हमें ये तो हर एक महीना जो बढ़ा उसका हो गया, मतलब हर एक साल जो बढ़ा उसका हो गया। अब हर एक साल में महीने भी तो 12 होते हैं, तो 12 हर एक महीने 40-40 बढ़े। हर एक महीने भी तो 400-400 मिल रहा है। 40-40 तो आपका हर साल बढ़ रहा है, मतलब 1991 में 40 बढ़, 92 में 40, 93 में 40, 94 में, और 400-400 यहाँ भी मिल रहा है। तो हम लोग इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सैलरी हो जाएगा, टोटल सैलरी ऑफ राज = 12 × 50 800। तो ये कितना हो जाएगा रुपीज़, 12 8 जा 96, 9 बचा, 12 5 60 और 9 6900। अब आते हैं हम लोग, ये तो राज का हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे,
ये हो गया राज का। अब आएंगे हम लोग दूसरे पे। अब राज के बाद कौन था? रामू। अब आएंगे हम लोग रामू पे। फोर रामू। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी सेम हो जाएगा। एस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 12 से पहले ही मल्टीप्लाई कर देते, 12 महीने का, n/2 2a n प्लस n-1 d। तो 12 इंटू, यहाँ n क्या है? 10 साल के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे n 10 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एवरी 6 मंथ हो रहा है, तो मतलब एक साल में 2 हो रहा है, तो 10 साल में कितना होगा? 20 होगा। 20 बार इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/2, 2 इंटू इसका ए क्या है? 500 प्लस 20-1 होगा इसका, और डिफरेंस क्या हो जाएगा? 20 का। ठीक है, तो 12 इंटू ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 10, और फिर ये 1000 प्लस 19 इंटू 2 38, तो 3t हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 120 तो बाहर हो गया, इधर 1380, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रुपीज? 12 8 नहीं 96। करेक्शन करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर एक 6 महीने में हो रहा है इंक्रीमेंट, तो 12 लेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हर एक 6 महीने में इंक्रीमेंट हो रहा है। ये 60 हो गया, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो तो कर दिए, 8 6 48, 18 4 22, और 82800। तो टोटल सैलरी क्या हो गया ऑफ रामू? ₹82,800। अब टोटल सैलरी ऑफ रामू, राज एंड रामू। नाउ टोटल सैलरी ऑफ राज एंड रामू इज इक्वल टू 69600 प्लस 82800। ये क्या हो गया? ₹1,52,400। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1,52,400, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग फर्म एम्प्लॉय 50 looms. It makes fabrics for a branded company. The aggregate sales value of the output of 50 looms is rupees 5 lakh, and the monthly manufacturing expenses is rupees 1,50,000. Assume that each loom contributes equally to the sales and manufacturing expenses are evenly spread over the number of looms. Monthly establishment charges are rupees 75,000. If one loom breaks down and remain idle for 1 month, the decrease in profit is। ठीक है, तो क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जिसमें 50 लूम बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50 लूम बनाने पे मतलब आउटपुट आता है 5 लाख का, जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंस आता है 1.5 लाख, और मंथली चार्जेस है 75,000। अगर इसमें से 50 लूम्स में से एक लूम टूट गया, ठीक है, तो जितने बचे उस पे से कितना का इसका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि 50 लूम्स पे कितना प्रॉफिट होता है। तो लूम्स तो वो होता है जिससे फैब्रिक बन रहा है, जो कपड़े बनाएंगे ब्रांडेड कंपनी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 50 लूम्स अगर सब एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब कोई ख़राब नहीं है, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट 5 लाख आउटपुट आ रहा है, 50 लूम जब काम कर रहे हैं तो। ठीक है,
अब इसमें से मैन्युफैक्चरिंग पे एक्सपेंस कितना लग रहा है, 1.5 लाख का। ठीक है, 1.5 लाख ही है ना, हाँ। और मंथली चार्जेस कितना है इसका, 75,000, जो कि फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 लाख माइनस 2,25,000, 2,25,000, तो इक्वल टू ₹2,75,000। तो इतना का प्रॉफिट हो रहा है इसको, 50 लूम काम कर रहा है तो मंथली। ठीक है, अब एक लूम ब्रेक डाउन हो गया। नाउ 1 लूम ब्रेक्स डाउन and expenses will decrease। ठीक है, तो नया प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 लाख का फायदा कब हो रहा था, जब 50 लूम काम कर रहे थे। तो 5 लाख का फायदा 50 लूम पे, तो एक टूट गया था। अब 49 लूम पे कितना फायदा होगा, तो ये हो जाएगा 50 पे। तो देखो 50 पे 5 लाख का, तो एक पे 5 लाख बाई 50, तो 49 पे 5 लाख बाई 50 इंटू 49। अब माइनस करेंगे तो 1.5 लाख मंथली एक्सपेंसेस लग रहा था, मंथली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 50 पे। अब एक टूट गया है तो कितने पे आएगा, 49/50 पे। अब माइनस 75,000, ये मंथली फिक्स है, चाहे आप एक से काम लो या 50 से काम लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 49 लाख। तो ये 49 लाख हो गया, माइनस तो 1.5 लाख हो गया 50 पे, तो एक पे 3 लाख, 3 लाख इंटू 49 करेंगे तो 1,47,000 हो जाएगा। अब माइनस 75,000, ये तो फिक्स है, तो यहाँ से हो जाएगा 49 लाख, नहीं 4,90,000 होगा, माइनस तो ये हो गया 2,22,000। तो यहाँ से ये आ जाएगा, और माइनस करेंगे 4,90,000 को किससे, 2,22,000 से, तो ये हो गया 2,68,000। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। तो पहले वाले प्रॉफिट से 2,75,000 आ रहा था, और नए वाले से 2,68,000। तो डिक्रीज कितना हुआ प्रॉफिट में, तो देयर फॉर डिक्रीज इन प्रॉफिट वो कितना हो जाएगा, 2,75,000 माइनस 2,78,000, 68,000, 78 नहीं माफ़ करें, तो ₹7,000 का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, इन ए क्लास of 60 students, 40% of the students passed in reasoning, 5% students failed in quants and reasoning, and 20% of the students passed in both the subjects. Find the number of students passed only in quants। ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट में पास हुआ है, जो सिर्फ हमारे सब्जेक्ट में पास हुआ है, उसे बताना है। रीजनिंग खराब है, इन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 60। ठीक है, और फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 5% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 5% ऑफ द सब्जेक्ट, 5% ऑफ द 5% ऑफ द स्टूडेंट, 5% ऑफ 60,
तो 5% ऑफ 60 क्या हो जाएगा, 1% होता है, सॉरी माफ करें, 10% 6, तो 5% 3। अब देखना है पास्ट इन बोथ दी सब्जेक्ट, 20% पास्ट इन बोथ सब्जेक्ट, तो 20% है, 20% ऑफ 60, तो ये हो गया 12। और फिर अगला क्या था, 5 हो गया, 20 हो गया, 40% स्टूडेंट पास इन रीजनिंग, तो पास इन रीजनिंग कितने हैं, कितने 40% ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो 40% ऑफ 60, तो 20% 12 है, तो 40% क्या हो जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पे है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, रीजनिंग में पास का निकल गया, फेल्ड दोनों में जो है वो निकल गया, और पास दोनों में वो निकल गया। तो यहाँ से अगर हम देखें कि पास्ट स्टूडेंट पास्ट ओनली इन रीजनिंग, ठीक है, वो कितने होंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए जो रीजनिंग में पास है 24, ये रीजनिंग में भी पास है, और इसमें वैसे स्टूडेंट है जो सिर्फ रीजनिंग में पास है और जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, क्योंकि अगर क्वांट्स और रीजनिंग में आप पास है तो आपका तो नाम इसमें भी नहीं आएगा कि हाँ आप रीजनिंग में पास है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि जो सिर्फ रीजनिंग में पास है, तो उसमें से हमें वैसे स्टूडेंट को हटाना होगा जो क्वांट्स में भी पास है, क्योंकि यहाँ पास का चला है तो फेल वाले को हम लोग अभी नहीं लेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग में जो है वो दोनों सब्जेक्ट में जो पास है वो भी है, और जो सिर्फ रीजनिंग में है तो हमें वो हटा देंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो 24 जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, नहीं मतलब जो रीजनिंग में पास है, माइनस 12 जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, तो जो 12 बचे ये सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में पास है, क्वांट्स में ये फेल है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमारे पास कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पास ओनली इन क्वांट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास ओनली इन क्वांट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट कितने 60। अब इसमें माइनस करेंगे जो सिर्फ रीजनिंग पास है उनका क्वांट से कोई लेना देना नहीं है, जो दोनों में पास है, क्योंकि जो दोनों में पास है वो सिर्फ क्वांट में तो होंगे नहीं, कि जब पास ओनली रीजनिंग निकाले तो ये माइनस किए थे 12 वाला, यहाँ भी वो माइनस होगा, और जो फेल है दोनों सब्जेक्ट में उसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो गया 60 माइनस 12, 12 दूनी 24 प्लस 3 27, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 33 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स में पास है। हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द गर्ल्स स्कोर मोर देन 40 मार्क्स, मैक्सिमम 150। If 60% of the total students score more than 40 marks in the same exam, what is the fraction of boys who score 40 marks or less? ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 60% स्टूडेंट है जो क्लास में वो बॉयज है, और मतलब एग्जाम में जो बैठे हैं, जो क्लास है उसमें एग्जाम हो रहा है, 60% स्टूडेंट जो है वो लड़के हैं, और जो इतनी लड़कियां हैं उसमें से 80% लड़कियों के 40 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, और मैक्सिमम मार्क्स कितना है 150। और जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास में उसमें 60% जो स्टूडेंट उसके 40 से ज़्यादा आए हैं, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने लड़के हैं जिसके 40 मार्क्स या उससे कम आए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले करें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे टोटल स्टूडेंट कितने थे क्लास में, ठीक है। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब इसमें से 60% स्टूडेंट लड़के थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ
बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ इन क्लास, वो तो 60% है, 60% ऑफ 100, ये हो गए 60। अगला क्या था, और 80% ऑफ द गर्ल स्कोर मोर देन 40 मार्क्स। ठीक है, बॉयज़ 60 हो गए तो गर्ल्स क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 100 थे तो 60 लड़के तो 40 लड़कियां। अब 80% स्कोर मोर देन 40 मार्क्स, 80% गर्ल्स स्कोर मोर देन 40, तो 80% ऑफ टोटल गर्ल्स कितनी है, 40 इज इक्वल टू 32। तो 32 लड़कियों ने 80% से ज़्यादा स्कोर किया। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट स्कोर मोर देन 40 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स। तो कितने हैं, 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट, तो 60% ऑफ 100, तो 60 स्टूडेंट ऐसे हैं उन्होंने मतलब 40 से ज़्यादा लाए। ठीक है, तो 32 लड़कियां हैं 60 में से, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ स्कोर्ड मोर देन 40 इज इक्वल टू 60 माइनस 32, ये हो गया 28। तो नंबर ऑफ बॉयज़ स्कोर्ड मोर देन और लेस देन, नहीं मोर देन नहीं, 40 और लेस देन 40, तो वो कितने हो, ये तो मतलब टोटल लड़के कितने हैं 60, 28 को 40 ज़्यादा आए हैं तो बचे कितने 32। तो 32 ऐसे हैं जिनको 40 या उससे कम मार्क्स आए हैं। ठीक है, तब फ्रैक्शन देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्कोर 40 और लेस 40 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल जितने बॉयज हैं। ठीक है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज ही निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से आएगा तो 8/15, तो हमारा आंसर हो गया 8/15, ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आते हैं, अगला कह रहा अमन एक्सपेंसेस इज 30% मोर देन विमल्स एंड विमल एक्सपेंसेस इज 10% लेस देन रमन, if the sum of their expenses is rupees 6447 and what would be Aman's expenses। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि रमन जो है उसके एक्सपेंसेस है 100। ठीक है, तो रमन्स एक्सपेंसेस ₹100, तो रमन से 10% लेस किसका, विमल का, तो विमल एक्सपेंसेस 10% लेस है तो ₹90 हो जाएगा। फिर है अमन, रमन था, अब अमन एक्सपेंसेस इज अमन एक्सपेंसेस कितना है 30% मोर देन विमल, तो एक्सपेंसेस 90 इंटू 30% मोर, तो मतलब 100 से 30% मोर होगा तो 130/100 हो जाएगा। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो गया, तो इसका एक्सपेंसेस हो जाएगा ₹117। ठीक है, तो अब तो हमें अमन का इसमें से टोटल जो इतने एक्सपेंसेस इसमें से अमन का एक्सपेंसेस निकालना है। ठीक है, देयरफॉर अमन्स एक्सपेंसेस शेयर इज इक्वल टू
कितना है 117। टोटल कितना है 117, 217 प्लस 90 307। और टोटल कितना है 6447, 6447। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 307 से ये कितने बार में जाएगा। ठीक है, तो 307 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो दो बार में अगर हो तो कितना होगा, दो बार में जाएगा 614, तो बचा कितना 37, 307, तो 1 टाइम्स में। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 117 इंटू 21। तो 117 इंटू 21 हो जाता है रुपीज़ 21,700। 147, 7, 14 कैरी पे है, 21 इंटू एक 21, 21 प्लस 14 35, 5, 3 है हाथ में, 21 इंटू 21, 21 इंटू 1 21 और प्लस 3 24। तो अमन का शेयर आ जाएगा 2457। ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बकेट इज फिल्ड विथ वाटर such that weight of bucket alone is 25% its weight when it is filled with water. Okay, now some of water is removed from the bucket and now the weight of bucket along the remaining water is 50% of the original total weight. What part of the water was removed from the bucket? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जब ओरिजिनल वेट है बकेट बकेट का, जब पानी भरा हुआ है उसका वेट मान लेते हैं। लेट दी ओरिजिनल वेट, तो ये ओरिजिनल वेट जो वो है तब का जब बकेट पूरा पानी भरा है। ठीक है, इजिकल टू एक्स। ठीक है, तो वेट ऑफ बकेट कितना है 25% ऑफ इट्स वेट व्हेन फिल्ड विथ वाटर। जब फिल्ड विथ वाटर है वो एक्स है, तो वेट ऑफ बकेट कितना हो जाएगा 25% है, x/4 हो जाएगा, क्योंकि 25% होता है 1/4। ठीक है, तब वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर हो जाएगा x माइनस x/4, तो 3x/4, क्योंकि ओरिजिनल वेट है x, तो बकेट का x/4, तो बचा क्या 3x/4, वो वाटर। अब है कि नाउ सम वाटर रिमूव। ठीक है, वाटर रिमूव हो गया, तो न्यू वेट ऑफ बकेट कितना होगा, न्यू वेट ऑफ बकेट, तो न्यू वेट ऑफ बकेट हो गया, और द वेट ऑफ बकेट अलॉन्ग रिमेनिंग वाटर 50% ऑफ द टोटल वेट, तो टोटल वेट है एक्स, तो 50% क्या हो जाएगा x/2। तब वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, न्यू वेट ऑफ वाटर वो क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ बकेट माइनस न्यू वेट ऑफ बकेट। ठीक है, क्योंकि न्यू वेट ऑफ बकेट है जो ये पानी के साथ, लिखना भूल गए हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा एक बकेट, इसमें पानी था, अब वो पानी कुछ हटा दिया गया, अब पानी इस लेवल पे, अब इस पानी का हमको वज़न निकालना है, तो हम इसका वज़न माइनस कर देंगे जो ये टोटल के साथ है, हमें इसका वज़न निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें जो पानी का वेट निकालना है, ये जो पानी है इसका वेट निकालने के लिए हमें जो पूरा बकेट और ये पानी के साथ जितना वेट है उसमें से अगर बकेट अगर हम हटा देंगे तो सिर्फ पानी बचेगा, हमें वही निकालना है। ठीक है, तो बकेट विथ पानी x-2 माइनस बकेट कर देंगे x/4, तो कितना आ जाएगा, तो न्यू वेट ऑफ वाटर
एलसीएम आ जाएगा 4, 2x माइनस एक्स तो x, तो x/4 टोटल आ गया। तो मतलब 1/4 हो जाएगा वाटर का वेट। तो वाटर कितना रिमूव हुआ है, सो पार्ट ऑफ वाटर रिमूव कितना हुआ है, तो न्यू वेट ऑफ वाटर था x-4 x/4 और पुराना था वेट ऑफ वाटर 3x/4। तो 3x/4 में से अब बचा कितना है, x/4 ही बचा है और डिवाइड कर देंगे 3x/4 से, क्योंकि टोटल ओवरऑल इतना ही था। ठीक है, तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x/3x इक्वल टू 2:3 और 2/3। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें पहले हमने देखा कि टोटल वेट कितना है, मतलब बकेट का जब पानी भरा हुआ एक से, तो एक बकेट का वेट कितना हो जाएगा, वो लिखा है कि 25% ऑफ ओवरऑल वेट, तो वो x/4 हो गया। अब 1/4 बकेट का है, पानी के साथ वेट बकेट का है x, तो फिर पानी का कितना हो जाएगा, तो बकेट का वेट हटा देंगे, तो वो हो गया 3x/4। ये पहला पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट में दिया है कि कुछ पानी हमने निकाल दिया, कुछ पानी निकाल दिया तो उसका जो बकेट है जिसमें वाटर है, तो वाटर के साथ बकेट का वेट हो गया 50% ऑफ ओरिजिनल वेट। ओरिजिनल वेट था x, तो 50% हो जाएगा x/2। तो x/2 अगर वेट हो गया बकेट का पानी के साथ, तो पानी का वेट कितना हो जाएगा, तो पानी का वेट हो जाएगा बकेट का वेट माइनस कर देंगे वो टोटल में से। तो बकेट का वेट था x/4, तो माइनस कर दिए, तो x/2 माइनस x/4, x/4 आ गया पानी का वेट। पानी रिमूव कितना हुआ, तो पहले कितना था 3x/4 था, अभी कितना x/4, तो दोनों को माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 3x/4 से, तो फैक्ट पता चल जाएगा कि किस रेशियो में पानी अब हटा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ संतोष एंड विघ्नेश टुगेदर इज ₹62,500. The income of Santosh and Vignesh is increased by 20% and 50% respectively. The new income of Vignesh is ₹13,775, more than the new income of Santosh. What is the new income of Vignesh? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो संतोष और विघ्नेश के जो इनकम है उसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो अब देखते हैं, संतोष और विघ्नेश के सैलरी को, मंथली सैलरी को हम लोग x मान लेते, s और v मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट मंथली सैलरी ऑफ इनकम ऑफ संतोष is equal to s and विघ्नेश is equal to v। ठीक है, अब मंथली इनकम दोनों का है 62,500, s प्लस v इज इक्वल टू 62500। तो संतोष इनकम अगर x है, s इज इक्वल टू x, देन v इज इक्वल टू 62500 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो न्यू इनकम कितना है विघ्नेश का, 1,375 रुपये ज़्यादा संतोष से। ठीक है, तो न्यू इनकम ऑफ विघ्नेश, न्यू इनकम ऑफ विघ्नेश इज इक्वल टू एस प्लस एस, न्यू इनकम ऑफ एस प्लस 1,375 रुपीज। ठीक है, तो वी न्यू इनकम कितना है, 62,500 एक्स माइनस 15 माइनस 15% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो न्यू इनकम ऑफ भी कितना है, 62,500 माइनस एक्स और 15% का इंक्रीमेंट हुआ तो 115/100।
और न्यू इनकम ऑफ एस कितना है? न्यू इनकम ऑफ एस क्या है? एस का पुराना इनकम क्या है? एक्स। और नया इनकम क्या है? 120% का इंक्रीमेंट इंटू 120/100। तो अब इनकम ऑफ वी यहाँ पुट कर देंगे, इनकम ऑफ एस यहाँ पुट कर देंगे, तो ये अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 62,500 माइनस एक्स इंटू 115/100 इज इक्वल टू 120x/100 प्लस 1375। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 115 इंटू 62,500 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 71,87,500 माइनस 115x डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 120x प्लस 137500 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से 100 और 100 हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x साइड आ जाएंगे, तो 120x प्लस 115x इज इक्वल टू, ये इधर गया, ये इधर आएगा, तो 7187,500 माइनस 137500। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 235x इज इक्वल टू 705,12340। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कुछ तो आएगी, डिवाइड कर देते हैं, तो वो आ जाएगी 235 470 प्लस 235 505 और 705, ये 3,000, ये 3 जाएगा, फिर 4 जीरो उतर आएंगे, तो x की वैल्यू मतलब संतोष इनकम ये हो गया। तो विग्नेश इनकम क्या हो जाएगा? वी इनकम क्या है? तो 62,500 माइनस एक्स, तो 62,500 माइनस 30,000, ये हो गया 32,500। हमें निकालना क्या है? न्यू इनकम ऑफ विग्नेश। देयरफॉर न्यू इनकम ऑफ वी, तो वो क्या हो जाएगा? 32,500 में 15% का इंक्रीमेंट 115/100, ये हो जाएगा 0,0,0,0 करके 325 इंटू 115 होता है रुपीज़ 37,375। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 37375, ऑप्शन नंबर ए। अब आते अगले पे, तो अगला क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है 30% of the men are more than 50 years old and 70% of the men are less than or equal to 50 years old. 20% of all men play football. If 20% of the men above the age of 50 play football, what percentage of football players are less than or equal to 50 years? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे कि लेट टोटल मेन इज इक्वल टू 100। ठीक है, लेट नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? 30% ऑफ द मेन आर मोर देन 50 ईयर, तो मेन अबव 50 ईयर इज इक्वल टू 30% ऑफ 100 इक्वल टू 30। ठीक है, अब है 70% ऑफ मेन आर लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर। मेन लेस देन और इक्वल 50 ईयर, वो कितना है? 70% ऑफ 100
इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब यहाँ दे रहा है कि 20% ऑफ ऑल मेन प्ले फुटबॉल। तो मेन प्ले फुटबॉल इज इक्वल टू 20% ऑफ 100 इज इक्वल टू 20 मेन प्ले फुटबॉल। यहाँ पे कोई ईयर का कोई वो नहीं है। इफ 20% ऑफ द मेन अबव द एज ऑफ 50 प्ले फुटबॉल, मेन अबव 50 प्ले फुटबॉल, वो कितने हो जाएंगे? तो 20% ऑफ उनका पॉपुलेशन मतलब 30, तो ये हो गए 6। ठीक है, तो मेन लेस देन और इक्वल टू 50 प्ले फुटबॉल इज इक्वल टू मेन टोटल मेन प्ले फुटबॉल 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ फुटबॉल प्लेयर आर लेस, तो therefore required percentage ऑफ कितने, मतलब कितने ऐसे लोग खेलते हैं जो 50 या इससे कम के हैं फुटबॉल प्लेयर्स में। तो टोटल कितने खेलते हैं? 20, और 50 या उससे कम के कितने? 14। तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 70%। 70% ऑफ प्ले फुटबॉल विथ लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 70%। ऑप्शन नंबर बी। आते अगले पे, द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग of the oranges is 20% to the cost of fresh oranges themselves. The cost of oranges increased by 30%, but the cost of packaging decreased by 50%. Then percentage of change to the cost of packed orange if the cost of packed oranges is equal to the sum of cost of fresh oranges and cost of packaging. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस 100 है। ठीक है, let the cost of oranges is equal to ₹100। अब दिया है कि 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस, ये आपका पैकिंग का कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ ऑरेंजेस 20% कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस। तो कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग क्या है? 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस। तो 20% ऑफ 100 इक्वल टू 20। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो इनिशियल टोटल कॉस्ट 100 प्लस 20 इज इक्वल टू ₹120। अब इसके दाम में 30% का इंक्रीज हुआ। द कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीज बाई 30% और कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग डिक्रीज हुआ 50% से। नाउ कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीज। ठीक है, तो न्यू कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस क्या हो गया? न्यू कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस, माफ करें, कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीज एंड पैकेजिंग डिक्रीज। ठीक है, तो न्यू कॉस्ट ऑफ ऑरेंज क्या हो गया? 30% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ₹130 हो गया। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग है वो मतलब 50% से डिक्रीज हो गया। तो 20% पहले था, अब 50% डिक्रीज हो गया, तो वो 10% हो गया। तो ₹130 न्यू, यहाँ पर नहीं, ₹10।
तो न्यू टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ₹130 प्लस 10 इज इक्वल टू ₹140। ठीक है, तो इंक्रीज्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा, 140 माइनस 120 इज इक्वल टू ₹20 जो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अब कितने परसेंटेज का इसका इंक्रीज हुआ वो निकालना है। परसेंटेज चेंज ऑफ द कॉस्ट ऑफ पैकेज निकालना है। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू, कितना चेंज हुआ, 20 रुपये का, कितना था पहले 120 था, इंटू 100, तो 1/6 क्या होता है, 1/6 परसेंटेज को हम लोग लिख सकते हैं 16.66%। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, इन टाउन 62% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल and remaining are female. Out of males, 74% are literate and remaining is illiterate. Out of females, 65% are literate and remaining is illiterate. If the total number of illiterate population is 29420, then find the population of the town. ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, तो let the population be x। ठीक है, let population be x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 62% पॉपुलेशन मेल है, रिमेनिंग फीमेल है, तो 62% ऑफ एक्स मेल है, 62/100 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये टोटल पॉपुलेशन मेल का है। अब इसमें से हमें इलिटरेट खोजना है, क्योंकि हमें इलिटरेट का वैल्यू दिया हुआ है। इलिटरेट कितने हैं, 74% लिटरेट है, तो इलिटरेट कितने हो गए, 26%। तो इंटू 26/100 ये इलिटरेट प्लस ये मेल का हो गया। अब फीमेल का, तो फीमेल 38/100 है, इतने पॉपुलेशन फीमेल का है। अब इसमें से 65% लिटरेट है, तो 35% इलिटरेट होगी, तो 38% का 35% इलिटरेट है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 29,420 के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब सॉल्व करेंगे, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 62 इंटू 26 कितना होगा, 26 दूना 52, और तो 26 दूना 52 का 2, 5, 26 इंटू 6 156, और 5 161, डिवाइडेड बाई 1 1 2 1 2 एक्स, प्लस 38 इंटू 35, तो 38 इंटू 35 हो जाता है 1330 एक्स डिवाइडेड बाई 1 1 2 1 2 0 इज इक्वल टू 29420। ठीक है, ये हो गया। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे एलसीएम लेके, तो ये कितना हो गया, 1612 में अगर हम लोग 1330 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 1612 में ये हो गया 2942 एक्स डिवाइडेड बाई 1 1 2 1 2 इक्वल टू 29420। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, ये जाएगा इससे 10 बार में, तो x इज इक्वल टू 10,000 इंटू 10। ठीक है, तो x कितना हो गया, 1,00,000। तो इतना पॉपुलेशन है टाउन की, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 1,00,000। ऑप्शन नंबर डी।
लिख भी देते हैं। देयरफॉर टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इक्वल टू नहीं इज 1 लाख। अब आते अगले पे। अगला क्या कह रहा है? तो ये जो क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ गुरु एंड विनोथिनी टुगेदर इज रुपीज 52,200। द इनकम ऑफ गुरु एंड विनोथिनी इज इंक्रीज बाय 20% एंड 12%। द न्यू इनकम ऑफ विनोथिनी इज रुपीज 2784 मोर देन द न्यू इनकम ऑफ गुरु। व्हाट इज न्यू इनकम ऑफ विनोथिनी? तो ये जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम 7th नंबर जो हमने किया था ये वाला इसके जैसा है। तो ये आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेम एस क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई होमवर्क। ये कीजिएगा, डाउट होगा तो हम बताएंगे। अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए थीसिस consists of 20 sheets each of 55 line and each such line consists of 65 characters। ठीक है। This thesis is reduced onto sheets each of 65 line such that each line consists of 70 character। The percentage reduction in number of sheets is closest to। ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। तो एक 20 शीट में 55 लाइन है, 55 में 65 कैरेक्टर है। ठीक है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर इन लाइन कितना है? 65। ठीक है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन शीट में कितना होगा? एक लाइन में 65 है कैरेक्टर है, टोटल है 55 लाइन एक शीट में। ठीक है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन शीट, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन शीट कितना हो जाएगा? तो 65 कैरेक्टर, नंबर ऑफ लाइन्स इंटू नंबर ऑफ कैरेक्टर पर लाइन। ठीक है। तो कितना है? नंबर ऑफ लाइन्स कितने हैं? 55 और कैरेक्टर कितने हैं? 65। तो ये एक शीट पे आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना हो जाएगा? एक शीट पे ये था, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि हमारे पास तो 20 शीट है, इज इक्वल टू 20 इंटू 55 इंटू 65। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 71,500 कैरेक्टर्स हो गए। अब इसको 20 शीट में किया, पर क्वेश्चन कह रहा है कि शीट हमें कम करना है। मतलब शीट हमने कम किया, इसके लिए एक मतलब शीट में जो पहले 55 लाइन आ रही थी अब 65 लाइन आ गई, और अब जो कैरेक्टर 65 कैरेक्टर आ रहे थे वो 75 आने लगे। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हो जाएंगे? नाउ इफ thesis इज रीटाइप्ड, दोबारा अगर टाइप होगा तो लाइन बढ़ गए और कैरेक्टर पर लाइन बढ़ गए। ठीक है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन शीट, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन शीट कितने हो जाएंगे? 65 इंटू 70। ठीक है। तो अब बताना है कि नंबर ऑफ पेजेस कितने लगेंगे। नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड इक्वल टू, तो टोटल कितने कैरेक्टर है? 71,500, और एक पेज कितने आएंगे? 65 इंटू 70। यहाँ से 0 से 0 गया, अब 5 से ये 13 5 65, और ये 5 से कितने बार में जाएगा? एक बार में, 4 बार में, 5 बार में, 0। अब ये किसी से जाएगा? नहीं। तब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1450 डिवाइडेड बाई 91।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15.71 और अप्रॉक्स में 16 पेज लगेंगे। ठीक है, तो कितना रिडक्शन हुआ, हेंस रिडक्शन इज इक्वल टू 20 से 16 आ गया, 20 पे सीट से अब 16 पीस हो गया, सीट हो गया, मतलब 4 सीट का रिडक्शन हुआ। सीट बोले पेज बोले सेम चीज़ है, 4 सीट्स। ठीक है, तब कितना रिडक्शन परसेंटेज कितना है, कितना का कम हुआ, 4 का, किस तरह से, 20 से, इंटू 100, ये हो गया हमारा 20% का रिडक्शन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले पे आते हैं। ठीक है, इफ ए परचेस्ड ए कार फॉर हिज पार्ट विच depreciates 7 to power into 9 by 13% per annum, and B deposited his amount in a bank which pay him 12% interest per annum compounded annually. If A sum is divided between A and B in the ratio 2:5, by what percent will be the total sum of money increase after 2 years due to his investment pattern? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। इसको कल देखते हैं, देख लेंगे क्या मिसिंग है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वोट्स नॉट कास्ट फॉर केबीसी पार्टी increased by 25% in the national general election over those not cast for it in the previous assembly polls, and the KBC party lost by a majority twice as large as that by which it had won the assembly polls. If a total of 2,60,000 people voted each time, how many voted for the KBC party in the previous assembly polls? तो पिछले साल किसने कितना वोट किया था केबीसी पार्टी को, वो निकालना है। ठीक है, टोटल वोट दिया है 2,60,000। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि टोटल वोट कितने हैं। ठीक है, तो टोटल वोट्स क्या हो गया, 2,60,000। ठीक है, तो अब इसके फेवर में कितने वोट किए, तो लेट एक्स वोटर्स voted against him voted against party। ठीक है, देन वोट्स इन फेवर कितने हो जाएंगे, तो 2,60,000 जो वोट्स थे, तो एक्स ने अपोजिशन को दिए, तो एक्स हटा देंगे तो इसके फेवर क्या आ जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और दिया है कि इन द प्रीवियस पोल का हो गया, एंड केबीसी पार्टी लॉस्ट बाई, प्रीवियस असेंबली पोल में था, तो कितने से लॉस हुई थी, मेजोरिटी ट्वाइस एज लार्ज एज बाई विच इट हैड वोन। अभी जितने से जीती है उससे दुगने से हारी थी। ठीक है, तो पार्टी वोन इन प्रीवियस पोल कितना था, अभी जिससे हारी उससे दुगने से जीती थी, तो मतलब अभी जितने से जीती उतने दुगने से हारी थी। तो अभी एक से जीती है तो एक और एक इतना कर देंगे तो उतने से हारी थी। तो 2,60,000 माइनस 2x इतने से हो गया। तो नेक्स्ट ईयर जो वोट परसेंट है वो इंक्रीज होता है 25% से। तो नेक्स्ट ईयर वोट्स अगेंस्ट द केबीसी पार्टी इंक्रीज बाई 25%। तो वोट जो अगेंस्ट में था 25% से इंक्रीज हो जाता है।
क्योंकि जो वोट केबीसी पार्टी के लिए कास्ट नहीं हुए थे वो इंक्रीज हुए, जो इसके लिए कास्ट नहीं हुए थे वो अपोजिशन में कास्ट हुए थे। ठीक है, तो वोट अगेंस्ट द जनरल पार्टी जनरल कितना हो जाएगा 1.25x। ठीक है, देयरफॉर वोट्स अगेंस्ट द पार्टी इन जनरल इलेक्शन, तो 25% से बढ़ा है तो 125/100% हो जाएगा इंटू एक्स, तो 1.25x हो गया। ठीक है, अब फेवर में कितने वोट पड़े, तो ये तो अगेंस्ट में पड़े। अब फेवर में वोट्स इन फेवर, टोटल वोट्स कितने पड़े 2,60,000, क्योंकि ये इस टाइम इतने ही पड़े थे। अब अगेंस्ट में कितने पड़े हैं 1.25, ये माइनस कर देंगे तो जो अभी फेवर में पड़े हैं वो आ जाएंगे वोट्स। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं कि इसमें कि जो पार्टी हारी है जनरल इलेक्शन उन्हें कितने वोट मिले, इतने परसेंट से तो बढ़ा था, तो ये जो आएगा उसमें से अगर ये माइनस कर देंगे, मतलब इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो जो वोट्स थे जो अपोजिशन पार्टी वो उन्हें जितना वोट मिला वो मिलेगा। देयरफॉर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स बाय विच पार्टी लॉस्ट इज इक्वल टू, अब ये जो मिला है ये इतना बढ़ा है, अगर इसमें अगर हम लोग ये माइनस करते हैं जो फेवर में था तो जो फेवर में नहीं था उतना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5x माइनस 2,60,000। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में जो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 2.5x माइनस 2,60,000 ये किसके बराबर है, तो मेजॉरिटी ट्वाइस एज लार्ज, तो दुगने के बराबर। ठीक है, तो 2 × 2,60,000 माइनस 2x। अब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये तो 5,20,000 हो गए माइनस 4x, तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो x आ जाएगा 12,000, 1,20,000 x आ गया। अब हमें निकालना क्या है कि केबीसी पार्टी को पिछले इलेक्शन में कितना वोट मिला था, तो ये वोट मिला है अपोजिशन को 9। केबीसी पार्टी केबीसी इजिकल टू टोटल कितना वोट थे 2,60,000 माइनस 1,20,000, तो मिले 1,40,000 केबीसी पार्टी को। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। ठीक है, देयर वाज 120 लीटर ऑफ प्योर मिल्क in a vessel. Some quantity of milk was taken out and replaced with 23 liters of water in such a way that the resultant ratio in the quantity of milk to the water in the mixture was 4:1. Again, 23 liters of mixture was taken out and replaced with 28 liters of water. What is the ratio of milk to water in the resultant mixture? ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द क्वांटिटी ऑफ वाटर देखेंगे कितना है। तो अब इसमें हम मान लेंगे कि जो मिल्क यहाँ से क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो निकाला गया वो एक्स है। लेट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन आउट इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है 120 लीटर में से कुछ मिल्क निकाल लिया गया और 23 लीटर पानी ऐड किया गया, तो रेशियो क्या हो गया 4:1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो 123 लीटर में से 123 नहीं 120 है ना, हाँ ये 120 लीटर में से
लीटर निकाला गया और 23 लीटर ऐड किया गया, तो रेशियो क्या आ गया, वो मिल्क और वाटर का 4:1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 120 माइनस एक्स इजिकल टू 23 इंटू 4 कितना हो जाता है, 92। तो यहाँ से एक्स आ जाएगा हमारा 28 लीटर। तो इतना लीटर मिल्क निकाला गया, ठीक है, और इसमें 23 लीटर पानी ऐड किया गया। तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, तो 120 में से 28 निकाला गया और 23 ऐड किया गया। तो 28 निकाला गया 92 प्लस 23 115 लीटर का अभी उसमें क्वांटिटी बचा हुआ है, जिसमें से 23 लीटर अब मिक्सर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। अब अगेन 23 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज टेकन आउट। And replaced with 28 liter of water. अब जो 23 लीटर इसमें से निकाला गया है मिक्सचर, उसमें पानी कितना था और दूध कितना था, ठीक है। तो किस रेशियो में था, 4:1। अब जो निकाला गया टोटल 5 था, 4:1 था, 4 पानी 4 दूध 1 मतलब पानी, तो टोटल कितना था, 5 पार्ट्स थे, ठीक है। तो 1 पार्ट इसमें दूध था, तो ओवरऑल जो मिक्सचर होगा उसमें भी 1 पार्ट पानी है और 4 पार्ट दूध है। तो अब क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर कितना है, 23 था इंटू 1/5, तो कितना था, 4.6 लीटर। इसमें 23 लीटर जो निकाला उसमें 4.6 लीटर पानी था। अब क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दी मिक्सचर कितना था, तो 23 वो था, तो 23 में से 4.6 माइनस कर देंगे तो 18.4 लीटर मिल्क आ जाएगा, ठीक है। अब तो जो नया आएगा उसमें हमें बताना है मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक है। तो अब इसमें 28 लीटर वाटर ऐड किया गया, तब क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो गया, ऑफ मिल्क इन कंटेनर इन वेसल 92 लीटर। ये मतलब ऐसे मान लीजिए कि प्योर मिल्क था उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे मिल्क इज टू वाटर बताना है। मिल्क बाई वाटर क्या हो जाएगा, तो 92 लीटर ये है, इसमें से 18.4 लीटर माइनस कर देंगे और नीचे क्या था, 18.4 में 28 और जोड़, क्योंकि ये माइनस हुआ तो ये कहीं तो ऐड होगा, वो जगह भी तो भरना है। ये 73.6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 46.4, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 46/29 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया और ये हमारा ऑप्शन सी आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें और लोगों में शेयर करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।